गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चालू करते हैं आगे। देखो ओलिगोपॉली, मैंने आपको बताया था 4 मार्केट होते हैं। पहला जो मार्केट था वो हमारा था परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा था मोनोपोली। इन दोनों को जोड़ा तो इनसे बाय प्रोडक्ट बना एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बाद में एक मार्केट आता है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली ना एक थोड़ा सा स्पेशल मार्केट है, इन सारे मार्केट से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल है। वाई दिस मार्केट इज लिटिल स्पेशल देन अदर मार्केट, उसका क्या रीजन है, उसके रीजन जानने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले तो समझेंगे ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली को समझने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसमें एग्जांपल में है आप लोग का एक ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ही कम सेलर्स हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने पेट्रोल पंप्स का, कि अगर आप पेट्रोल पंप्स की बात करते हो तो उसमें या तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोल मिलता है, या भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल मिलता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा रिलायंस का पेट्रोल मिलता है। ठीक है, और भी हैं एक दो चार और भी कंपनीज है जो पेट्रोल सेल करती है, बट बहुत ही लिमिटेड है। मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत ही कम सेलर्स हैं। और उसका रीजन पता है क्या है? सबसे पहला है इसका रीजन कि भैया अगर आपको पेट्रोल का बिजनेस चालू करना है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस चालू कर रहा है, तो इसके लिए आपको हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई 1-2-5 करोड़ नहीं, 1-2-5 करोड़ में तो इंसान से पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी ले सकता है। हजारों करोड़ों का अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेने के बाद आप जाके इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला मार्केट है जिसमें बहुत ही कम सेलर्स हैं। चलिए और एग्जांपल्स देता हूं मैं आप लोग को। जैसे अगर आप बात करो फूड डिलीवरी एप्स के बारे में, ठीक है, मार्केट में दो तीन ही लीडर्स रह जाते हैं, 2-3 लीडर्स ही है फूड डिलीवरी के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना पेमेंट बैंक्स का नाम। पेमेंट बैंक्स होते हैं जैसे आप लोगों ने पेटीएम का नाम सुना है, फोन पे का नाम सुना है, भारत पे का नाम सुना है, ऐसे कितने लिमिटेड है। चलो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं लेट्स से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बारे में, तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बस ये 3 ही रह गए। और चौथा ज्यादा से ज्यादा अपन बात कर सकते हैं कि इसके बारे में, ठीक है, अपने बीएसएनएल के बारे में। अदरवाइज अगर आप सोचो तो पहले तो और भी थे, एयरसेल था, ठीक है, वोडाफोन और आइडिया अलग अलग कंपनीज थे, यूनिनॉर आया था एक बीच में। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे लिमिटेड कंपनीज हो गई। क्यों हो गई कम? क्योंकि बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड है और बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। सर्वाइव ही नहीं कर पाती कंपनीज इसके अंदर। मतलब आज की डेट में आप सोच के देखो, रिलायंस का जियो जो है उसका वैल्यूएशन है करीब 2 लाख करोड़ का। इतनी बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ का रिलायंस जियो की बात कर रहा हूं, पूरे रिलायंस की बात नहीं कर रहा। पूरे रिलायंस का वैल्यूएशन तो 17 लाख करोड़ है, 17 लाख करोड़। और अब एक और कंपनी अडानी भी लॉन्च कर रही है इसके अंदर। कंपनी अडानी भी अपना नेटवर्क और इंटरनेट लेके आ रही है। अडानी, टाटा का इंटरनेट आता है। बहुत ही लिमिटेड कंपनीज है जो ये सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो इस मार्केट में एक्चुअली में क्या है रीजन, कि एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस मार्केट में एंट्री लेने के लिए आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जब इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है तो नंबर ऑफ कंपनीज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। ऐसे मार्केट को कहा जाता है ओलिगोपॉली मार्केट। क्या कहा जाता है? ओलिगोपॉली। अब देखिए, एक होती है मोनोपोली जो आपने सुना है, एक होती है डुओपॉली। डुओपॉली मतलब जहां पे सिर्फ 2 ही कंपनीज है। तो मोनोपोली एक कंपनी, मोनोपोली एक कंपनी, डुओपॉली 2 कंपनी, ओलिगोपॉली जहां पे 2 से ज्यादा कंपनीज है, जहां से 2 से ज्यादा कंपनीज है। बट जनरली 5-6 बस इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है कि ओलिगोपॉली में कितनी कंपनीज होनी चाहिए, ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं है। बट जनरली इसके लिए 5-6-7 बस इतनी लिमिट्स है कि हाँ आप इसको इजीली काउंट कर सको फिंगर्स पे। तो फिंगर टिप्स पे जिसको अपन इजीली काउंट कर सकते हैं, 7, 8, 10, 9, 6, इसी को कहते हैं अपन क्या, ओलिगोपॉली। तो ओलिगोपॉली में क्या होता है, इट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच एन इंडस्ट्री हैज ओनली फ्यू फर्म्स, बहुत ही लिमिटेड फर्म्स है, म्यूचुअली डिपेंडेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। और ये आपस में डिपेंडेंट होती है। जो बहुत सारी फर्म्स है उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बट जब लिमिटेड फर्म्स होती है तो इनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा आ जाती है। दे आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन टेकिंग डिसीजंस अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। अब प्राइस और आउटपुट का एग्जांपल देके बताऊं तो जियो है। जियो अचानक से मार्केट में आया। मार्केट में आते ही जियो ने क्या बोला, 400 रुपए 3 महीने अनलिमिटेड डेटा। जैसे ही बोला, इमीडिएट इफेक्ट के साथ में
वोडाफोन आइडिया ने, ठीक है, वोडाफोन ही था उस टाइम पे, उन्होंने अपनी रेट गिरा दी, एयरटेल ने अपनी रेट गिरा दी, सबने, सारी कंपनियों ने अपनी रेट गिरा दी, क्योंकि सबको पता था मार्केट लिमिटेड है, अगर इसने सस्ते में दिया तो पूरा मार्केट कैप्चर हो जाएगा, सब लोग हाथ से निकल जाएंगे, इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ उन्होंने अपनी रेट्स को गिरा दिया। तो यहां पे अगर कोई कंपनी आउटपुट बढ़ाती है तो दूसरी कंपनी भी अकॉर्डिंगली आउटपुट बढ़ाएगी। अगर कोई प्राइस के हिसाब से कोई डिसीजन लेता है तो दूसरा भी उसके ऊपर इंपैक्ट हो जाएगा, दूसरा भी प्राइस के ऊपर डिसीजन लेगा। अब जैसे कि सीमेंट कंपनी है, कितनी सी कंपनीज होती है, अंबुजा सीमेंट हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका एसीसी हो गया, ठीक है, अंबुजा और एसीसी तो एक ही हो गया, ये मान लो अडानी ने खरीद लिया उसको, तो अडानी सीमेंट्स के नाम से आने वाला है वो मार्केट में। इसके अलावा आपका अल्ट्राटेक हो गया, श्री सीमेंट हो गया, बंगर सीमेंट हो गया, बहुत ही लिमिटेड कंपनीज है ये सब कंपनीज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कंपनीज है, क्योंकि हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इस तरीके की कंपनीज को चलाने के लिए। तो ये लोग ना अपने आउटपुट और प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, और प्राइस को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये लोग अचानक से अपनी प्राइस को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो दो तरीके की होती है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ऑलिगोपॉली। परफेक्ट ऑलिगोपॉली का मतलब सेम प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसे अगर मान लो सीमेंट है तो सारी कंपनियां सेम सीमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। और एक होता है इम्परफेक्ट, द फर्म प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि आज की डेट में एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एयरटेल, जियो, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है या इम्परफेक्ट ऑलिगोपॉली है? देखो यार थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है, कैसे अलग अलग, जैसे ये बोलता है कि 100 Mbps की स्पीड दे रहा है ये, ठीक है, 999 में, तो एक ने कहा कि मैं 150 Mbps की स्पीड दे दूंगा 999 में, तो इनके पैकेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अगर एग्जैक्ट सेम पैकेजेस कर दे तो वो क्या बन जाएगा, इम्परफेक्ट ऑलिगोपॉली बन जाएगा, वो परफेक्ट ऑलिगोपॉली बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कल्यूसिव एंड नॉन कल्यूसिव। कल्यूसिव में क्या होता है, ये लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं। ये लोग को लगता है कि अगर हम कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर के चक्कर में हमारे बीच में प्राइस वॉर हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या हुआ था, एयरटेल जब जियो आया था ना, तो जियो आते ही प्राइस वॉर हो गई, और जियो ने अपनी जैसी प्राइसेस इतनी कम रखी ना, तो सबने अपनी प्राइसेस कम कर दी। उसके बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन सब आपस में मिले, ये लोग आपस में, इनके जो ओनर्स है आपस में मिलने, मीटिंग हुई इनकी, ये बोला यार अपन कस्टमर को फायदा दे रहे हैं, कंपनी को नुकसान हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने डिसाइड करा कि सब एक साथ तीनों मिलके प्राइसेस बढ़ा देते हैं। आप देख लो तीनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट बराबर है, तीनों ने 400 रुपए से शुरुआत करी थी और आज की डेट में 3 महीने का रिचार्ज करीब 700 750 का आ चुका है। जो चालू हुआ था कितना, 400 रुपए, 400 रुपए पे 3 महीना मतलब 133 रुपीज पर मंथ, और आज की डेट में आप देख सकते हो कि इन्होंने ऑलमोस्ट 750 रुपए कर दिया है। 1.5 GB 2 GB लाइक 719 रुपए का मेरे को कुछ रिचार्ज पड़ा था जहां तक मुझे याद है, जो कि 1.5 GB देता है, ठीक है, जहां तक मुझे याद है 1.5 GB का इंटरनेट आता है उसमें, ठीक है, पर डे का 84 डेज का समथिंग। तो अगर आप देखो ना तो इसे, तो ये ऑलमोस्ट 250 रुपए महीने के आसपास हो गया, ठीक है, विच वॉज अर्लियर विच वॉज 133-150 रुपीज, और आज की डेट में 250 रुपए पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हो कि कंपनियां मिलके प्राइस बढ़ा रही है, ऐसा थोड़ी है कि एयरटेल ने प्राइस बढ़ाई तो जियो ने प्राइस कम रख रखी है तो सारे लोग जियो की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, मार्केट बड़ा सेंसिटिव है, ये एक ऐसा सेंसिटिव मार्केट है कि आपको पता लगे कि सामने वाला पेट्रोल पंप HP, ठीक है, वो आपको 10 रुपए सस्ता पेट्रोल दे रहा है, 5 रुपए सस्ता, 3 रुपए सस्ता पेट्रोल दे रहा है, मैं कह रहा हूं लोग कहीं और नहीं जाएंगे, सिर्फ उसी दुकान पे जाएंगे, क्योंकि वो सस्ता पेट्रोल दे रहा है। इसीलिए क्या है, ये मार्केट ना बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। एक भी कंपनी डिसीजन लेती है ना, कस्टमर उधर की तरफ चले जाते हैं, तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ दूसरी कंपनी को डिसीजन लेना पड़ता है। तो कल्यूसिव कर लेते हैं ये लोग, आपस में बोलते हैं कोऑपरेट करके काम करेंगे, प्राइस साथ में बढ़ाएंगे, लोगों को साथ में पागल बनाएंगे। और यहां पे होता है नॉन कल्यूसिव, ठीक है, फर्म कॉम्पीट करती है एक दूसरे के साथ, ठीक, नहीं अपन तो फेयरली काम करेंगे, कर लो फेयरली काम। सो इनमें ना कोई भी इस तरीके से काम नहीं करता। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, देखना, फ्यू फर्म, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया बहुत ही फ्यू फर्म्स होती है, वेरी फ्यू फर्म्स, जो कि आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो, 4 5 6 7 बस इतनी फर्म्स होती है, ठीक है। लिमिटेड फर्म्स क्या शो करती है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, मतलब पूरा इंडिया, पूरा कंट्री इनका क्या होता है, बायर होता है। तो फ्यू फर्म्स क्यों है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसीलिए फ्यू फर्म्स है, इससे ज्यादा फर्म्स आ नहीं सकती है। दूसरा पॉइंट है इसमें रेस्ट्रिक्शन और बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फर्म्स। बैरियर्स किस तरीके के, पेटेंट्स के, हो सकता है पेटेंट आप ही के पास हो, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंट्रोल ओवर क्रूशियल रॉ मटेरियल,
कि रॉ मटेरियल ही आपके पास है, ठीक है। अब जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट फैक्ट्री चालू करने के लिए आपके पास सीमेंट की माइंस होनी चाहिए, फिर माइन से आप स्टोन्स की माइंस होती है, उसको क्रश करके उससे सीमेंट बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो। तो आपको पता है सीमेंट की जो माइंस होनी चाहिए उसके लिए आपके पास माइंस और ये सब होना चाहिए। तो क्रूशियल रॉ मटेरियल बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है। प्रिवेंट न्यू फर्म्स टू एंटर इनटू दी इंडस्ट्री, इसकी वजह से नई फर्म्स एंटर नहीं हो पाती, और जो नई फर्म्स एंटर होती है ना वो बहुत बड़ी फर्म होनी चाहिए। मतलब आप सोचो, रिलायंस जियो के अलावा मार्केट में कोई सोच नहीं सकता था कि मैं टेलीकम्युनिकेशन के मार्केट में एंटर कर सकूं। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था इन लोगों ने, तब जाके दे कुड एंटर इनटू द मार्केट। अब कौन सोच रहा है, हु इज प्लानिंग टू एंटर इनटू द मार्केट? इट्स अडानी। अडानी जैसी कंपनी जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है अडानी आज की डेट में, आपको सबको पता है, एवरीबॉडी नो दिस थिंग कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है अडानी। ही इज प्लानिंग टू एंटर इनटू द मार्केट नाउ ही इज प्लानिंग कि चलो मैं अब मार्केट में एंटर हो जाता हूं। अब वो उन्होंने क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी 5G स्पेक्ट्रम परचेज करा है। तो स्पेक्ट्रम में उन्होंने ऑक्शन लगाई थी, ऑक्शन के अंदर, ठीक है, उन्होंने जीत लिया ऑक्शन, ठीक है, वन ऑफ दी उनको एरिया का ऑक्शन मिल चुका है, मतलब ऑक्शन जीता तो उन्होंने, उनको लाइसेंस मिल चुका है। तो अभी लाइसेंस मिल चुका है, तो ही विल एंटर इनटू द मार्केट। तो वो एंटर करेंगे ना तो 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके करेंगे। इमेजिन करो यार, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया अगर किसी कंपनी ने, तो इस मार्केट में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एंट्री इनटू द मार्केट, अदरवाइज आपको कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। इसीलिए नई फर्म्स इसमें ऐसे ही आसानी से नहीं आ पाती है। इंटरडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग, मैंने क्या कहा, ये लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट होते हैं मतलब आपस में ये लोग की क्या होती है, आपस में ये लोग ना डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर जियो ने प्राइस कम करी तो एयरटेल को भी क्या करना पड़ेगा, एयरटेल को भी प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। जैसे ही जियो डिसीजन लेगा उस सेम टाइप का डिसीजन एयरटेल ले लेगी। ये लोग क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं डिसीजन पे। एक ने डिसीजन लिया, जैसे एक ने डिसीजन लिया दूसरा भी डिसीजन ले लेगा। तो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते लोग, इनको सोच समझ के लेना पड़ता है डिसीजन कि अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूं तो वैसे ही सेम डिसीजन मेरी कंपैरेटिव फर्म भी ले सकती है, उसका क्या रिएक्शन रहेगा अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो। नेक्स्ट आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ये सब देखते हुए इनको लगता है कि प्राइस वॉर करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्राइस वॉर में सिर्फ कस्टमर को फायदा होगा, हम प्राइस गिराते जाएंगे, कस्टमर मजे लेते जाएगा, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा नॉन प्राइस कंपटीशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे जियो परचेस करते हो, जियो की सिम, तो जियो बोलता है कि 3 महीने का जियो का सब्सक्रिप्शन लेने पे जियो टीवी मिलेगा, ये मिलेगा, नेटफ्लिक्स, ये सब। उसी तरीके से एयरटेल का रिचार्ज करने पे या एयरटेल अगर आप लेते हो तो 1 महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री, ये फ्री, वो फ्री, ऐसे करते करते बहुत सारे आपको सब्सक्रिप्शन दे देता है एयरटेल, ठीक है। मान लो Amazon प्राइम 1 महीने का फ्री, ऐसे करके बहुत सारे आपको ये फीचर्स दे देता है कौन, जियो, एयरटेल, ठीक है, इस तरीके के आपको फैसिलिटीज देता है। तो ये क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। एयरटेल में तो वो भी आ रहा था कि वो 250 का रिचार्ज कराने पे इंश्योरेंस भी कर देंगे आपका। तो ये सब क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। आपस में इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि प्राइस को नहीं गिराएंगे मगर आपको फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कि आपको जो फैसिलिटीज जिसकी अच्छी लगे उसके पास आप चले जाना। प्राइस रिजिडिटी, यही है नॉन प्राइस कंपटीशन में, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस आपस में चेंज नहीं कर सकते, साथ में मिलकर या तो प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस के लिए रिजिड रहना पड़ता है, क्योंकि एक ने भी प्राइस को क्या करा, एक ने भी प्राइस को कम करा, ठीक है, प्राइस को जैसे ही रिड्यूस करा तो कॉम्पिटिटिव फर्म ने प्राइस इमीडिएट इफेक्ट के साथ, जियो आज बोलती है चलो इंटरनेट कल से सस्ता हो जाएगा, 20% डिस्काउंट, ठीक है, जियो ने अभी बोला, एयरटेल ने 2 घंटे बाद बोला, दैट विल बी द डिफरेंस। इतना से डिफरेंस रहेगा, इमीडिएट इफेक्ट के साथ डिसीजन आएगा। नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इसका डिमांड कर्व क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, एक्चुअली एग्जैक्ट डिमांड कर्व नहीं बन पाता। क्या होता है, जैसे जियो है, जियो ने सोचा कि अगर हम प्राइस को क्या करते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व है, प्राइस को अगर हम क्या करेंगे, कम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसने ऐसा सोचा, तभी एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल ने साथ में क्या किया, प्राइसेस गिरा दी। जैसे ही एयरटेल ने प्राइसेस गिराई तो एयरटेल की प्राइसेस गिराने की वजह से क्या हुआ कि इसका जो डिमांड कर्व यूं जाने वाला था ना, एयरटेल ने जैसे ही प्राइसेस क्या कर दी, प्राइसेस गिरा दी, तो लोग जो जियो की तरफ आ रहे थे वो रुक गए। तो जियो को लगा प्राइस गिराने से डिमांड बढ़ेगी, बट एक्चुअली में उसका इंपैक्ट आ नहीं पाया और इसका डिमांड कर्व थोड़ा सा इस तरीके का इनडिटर्मिनेट हो गया। फिर वोडाफोन ने बढ़ा दी तो फिर गिर गया, तो इसका डिमांड कर्व ना एक्चुअली में बन नहीं पाएगा। इसको कहते हैं किंग्ड डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व जहां पे आपका एग्जैक्ट तरीके से ना बन पाए, इनडिटर्मिनेट हो जाए। मतलब आप सोचो कि
देखो डिटर्मिनेट डिमांड कर्व ऐसा बनता है कि नॉर्मल डिमांड कर्व बन गया, ठीक है, ऐसे ही बनेगा डिमांड कर्व। बट अगर आप डिमांड कर्व ही ना बना पाओ ऐसा मार्केट, क्योंकि अभी तक आपने जो भी मार्केट देखे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिमांड कर्व क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके अलावा अपन ने जो दोनों देखे है ना, सॉरी पहला वाला जो अपन ने देखा परफेक्ट कंपटीशन, उसमें डिमांड कर्व क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली दोनों की बात करें ना, तो डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि प्राइस गिराओगे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी। समझ गए, ये कॉमन केस है। बट यहां पे तुम प्राइस गिराओगे तो डिमांड जरूरी नहीं कि बढ़े, क्योंकि तुमने प्राइस गिराई, डिमांड बढ़ेगी, तभी कंपटीशन वाले ने प्राइस गिराई तो डिमांड जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए इसकी वजह से इसका डिमांड कर्व क्या है, एग्जैक्टली नहीं बन पाता है। हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। सेलिंग कॉस्ट, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट लगता है भैया, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। कैसे, चलो बता दो। टाइटल स्पॉन्सरशिप लेते हैं, ठीक है, जियो आईपीएल, टाटा आईपीएल, वीवो आईपीएल, ओप्पो आईपीएल, स्पॉन्सरशिप लेते हैं ना जब ये 200 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़, टाइटल स्पॉन्सरशिप इतनी महंगी मिलती है। समझ रहे हो, टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी ये लोग है ना, मतलब कोई बड़े मैच होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, तो ये लोग ना टाइटल स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, सीधे उसके फीफा वर्ल्ड कप के उसके आगे उनका नाम आएगा, ठीक है। अभी जैसे आपका ये हो जाते हैं, आईपीएल हो जाते हैं, वर्ल्ड कप हो जाते हैं नॉर्मल क्रिकेट का, इसमें ना स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं लोग, करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आप लोग देखते ही हो, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट ह्यूज, बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करना, तो इनका ह्यूज सेलिंग कॉस्ट होता है, इनके आए दिन एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, तो इनका सेलिंग कॉस्ट एक्चुअली में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। कार्टल्स का मतलब होता है ये लोग आपस में मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आपस में मिले, इन तीनों ने मिलकर बात करी कि सुनो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, टू अवॉइड कंपटीशन एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। जैसे क्या हुआ, आज की डेट में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हो चुके हैं जो अडानी और अंबानी के कॉमन है, मतलब जो बिजनेस अडानी कर रहा है वही सेम बिजनेस अंबानी भी कर रहा है। तो क्या हुआ कि अडानी और अंबानी के बीच में ना एक नॉन कंपैटिटिव क्लॉज साइन हुआ है, जिसमें ना कि कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके का क्लॉज साइन हुआ है, ठीक है, नॉन ब्रीच ऑफ, मतलब बेसिकली इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है अडानी फर्म से या अंबानी के से छोड़ के अडानी को ज्वाइन करता है ना, तो अडानी विल नॉट हायर इट। तो इस तरीके का एक कॉम्पिटिशन एम्प्लॉयज हायरिंग में अवॉइड करेंगे ये, कि एक दूसरे के एम्प्लॉयज को छीनेंगे नहीं है बिल्कुल भी। तो कोई भी अंबानी का अगर एम्प्लॉय, मतलब दैट इज रिलायंस का एम्प्लॉय, रिलायंस छोड़ के अडानी के पास जाता है तो वो नहीं जा सकता, सिंपल। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स टू अवॉइड कंपटीशन एंड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, फर्म में फॉर्म अ कार्टल। ये लोग क्या करते हैं, कार्टल फॉर्म कर लेते हैं। कार्टल फॉर्म मतलब आपस में काम करना। इट इज अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन दी फर्म्स टू अवॉइड कंपटीशन, ताकि हम कंपटीशन अवॉइड कर सके। इट इज अ सिचुएशन ऑफ कल्यूसिव ऑलिगोपोली, इसको कहते हैं कल्यूसिव ऑलिगोपोली, ठीक है। कल्यूसिव मतलब आपस में मिलके ऑलिगोपोली चलाना। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट तो अपन ने कर दिया है, उसके साथ एक ना चार्ट स्टडी करते हैं जिसके अंदर अपन कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं पूरे इंटायर चैप्टर की। तो इसके अंदर एक कंप्लीट स्टडी करते हैं पूरे इंटायर चैप्टर की। तो देखिएगा, ये आपके सामने कंप्लीट चैप्टर है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट की स्टडी करते हैं। रेफरेंसेस में लेंगे, अलग अलग रेफरेंसेस लेने अपने को यहाँ पे। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ठीक है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज, नंबर ऑफ बायर्स लार्ज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनियस। फर्म यहाँ पे क्या होती है, प्राइस टेकर या मेकर? टेकर, ठीक है। जो मार्केट ने, फर्म ने डिसाइड कर दिया, वो मार्केट इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, वही हम ले लेंगे। एंट्री और एग्जिट क्या है? फ्री एंट्री और एग्जिट है, मस्त आओ मस्त जाओ। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, किसी को भी यहां से दूसरी जगह ले जा सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। स्लोप ऑफ डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर, एआर और एमआर इसमें बराबर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्राइस सेम रहेगी। सेम प्राइस पे कितना ही बेच सकते हैं, सेम प्राइस पे कितना ही कम, कितना ही ज्यादा बेच सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट है ही नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस है ही नहीं। और लेवल ऑफ प्रॉफिट लॉन्ग रन में क्या आता है? नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोपोली। दूसरा कौन सा है? मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर। सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। प्रोडक्ट क्या होता है? होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड। मतलब एक ही प्रोडक्ट है, अब मैं चाहूं तो सेम प्रोडक्ट बेच सकता हूं और डिफरेंशिएटेड भी बेच सकता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, प्राइस मेकर हूं मैं, खुद डिसाइड करता हूं। एंट्री और एग्जिट नॉट पॉसिबल, कोई आ ही नहीं सकता, नोबडी कैन एंटर। मार्केट में नॉलेज है? नहीं, इम्परफेक्ट नॉलेज है। मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रैवल करेंगे। नेगेटिवली स्लोप्ड और रिलेटिवली लेस इलास्टिक होता है कि आपने 10% से क्या कर दिया, प्राइस को कम कर दिया, मगर कस्टमर 10% से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसे कि रेलवेज के साथ होता है कि रेलवेज अगर 10% से प्राइस को कम करेगा ना, तो रेलवेज में से 2% लोग बढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे सब लोग यूज करते हैं। इसीलिए भीड़ कहां से लाओगे तुम? AR इज ग्रेटर देन MR, इसमें एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है मार्जिनल से। सेलिंग कॉस्ट जरूरत ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट, रेलवे ने कौन सा एडवर्टीजमेंट करना है, कोई क्या जरूरत नहीं है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कोई नहीं है, मैं अकेला ही तो हूं, तो अकेला तो ज्यादा कमाऊंगा ही। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिसको मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, मतलब इन दोनों को जोड़ के बनता है। हेट्रोजीनियस है, डिफरेंशिएटेड। प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। प्राइस मेकर, मैं खुद डिसाइड करूंगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। लोगों को नॉलेज नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इम्परफेक्ट है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेगेटिवली स्लोप्ड मगर मोर इलास्टिक, कि जैसे ही वोल्टास ने कहा कि मैं 10% से प्राइस कम कर रहा हूं, उसकी सेल्स 50% से बढ़ गई, तो हायर इलास्टिसिटी होता है। AR ऑलवेज ग्रेटर देन MR, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट बहुत लगता है, बहुत एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। वोल्टास के AC का, गाड़ियों का एडवर्टीजमेंट आता रहता है। प्राइसेस ओवर कंट्रोल ओवर प्राइसेस पार्शियल कंट्रोल होता है। मार्केट में डिपेंड करता है कि मेरी लीडरशिप कितनी है, ब्रांड कितना है, उस हिसाब से। प्रॉफिट, हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, बढ़िया कमाते हैं अपन, समझ गए। ओलिगोपॉली, फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों ही हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है। प्राइस मेकर, यस। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, नॉट पॉसिबल, तो यहां तो नॉट पॉसिबल है बेटी, यहां पे रेस्ट्रिक्टेड है तो सही, आ तो सकते हो, मगर पैसा बहुत चाहिए, मतलब सोच लेना एक बार। इम्परफेक्ट नॉलेज, किसी को नॉलेज नहीं हो सकती। तुम्हें पता भी है तुम्हारा इंटरनेट कितने का आता है? इंटरनेट की कॉस्ट क्या होती है पता है? 0। कंपनियों का इंटरनेट कितने का पड़ता है? 0 रुपीज का। तो फिर कंपनी पैसा क्यों लेती है? क्यों? तुम्हारे घर तक इंटरनेट लाने का जो कॉस्ट लगता है, उसका पैसा नहीं लगता। इंटरनेट 0 का आता है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो 0 कॉस्ट का होता है, मगर उस प्रोडक्ट को तुम्हारे घर तक लाने के लिए जो लाइनें भी चाहिए ना कंपनी ने, उसका तो खर्चा लगता है ना भाई। तुम्हारे घर पे सेट टॉप बॉक्स आता है, इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही, वायर वायर जो कनेक्ट होते हैं, ये सब जो कनेक्ट करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर लाइन, इनका खर्चा नहीं लगता। समुद्र के बीच में ऑप्टिकल फाइबर लाइन जा रही है, पूरे वर्ल्ड में आपस में ऑप्टिकल फाइबर लाइंस कनेक्टेड है, US से इंटरनेट आ रहा है इस तरीके से, तो पूरे वर्ल्ड पे ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछी हुई है, उसका खर्चा नहीं लगता। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इम्परफेक्ट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बनता ही नहीं है डिमांड कर्व। AR इज ऑलवेज ग्रेटर देन MR, हर केस में AR तो ज्यादा ही होता है MR से, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है। वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट लगती है, आपको पता ही है। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, फुल कंट्रोल नहीं होता, पार्शियल कंट्रोल होता है, क्योंकि मैंने प्राइसेस को कंट्रोल करा, बगल वाली कंपनी बढ़ाया कम देगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट होता ही होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग देखिएगा, यू गोना लाइक इट। हाँ,
अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर लाइन का वो है, रूट है कि किस तरीके से, इस तरीके से समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर लाइन जाती है जो दिख रही है ये, है ना, इस तरीके की फाइबर लाइन होती है, समझ गए। तो एक्चुअली में होती है फाइबर लाइन, ऐसे मजाक में नहीं होता, ये सच में होता है। ये दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर लाइन, ये सच में ऑप्टिकल फाइबर लाइन को बिछाया जाता है इस तरीके से समुद्र में, ठीक है, तभी तो इंटरनेट आता है हमारे पास, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो इसी तरीके के वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो आपके उसमें से निकालते हैं। फिर एक्चुअली में एक ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, उसकी डिस्कवरी एक इंडियन ने करी थी, और दूसरी चीज़ ये अपने बालों से भी लाइक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स या 20 टाइम्स पतला होता है। आप सोचो कितना पतला होता है एक ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर से हमारे पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ, तो इसलिए इंटरनेट का जो कॉस्ट होता है वो कंपनी को लगता नहीं है। इंटरनेट का कॉस्ट, देयर इज नो इंटरनेट कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं जो पूरा ऐसे बिछा हुआ है ना, ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर लाइन है जिससे पूरा एक दूसरा कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो ये जो आपको जो इस तरीके के वायर्स दिख रहे हैं ना, इट शोज ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल फाइबर शो करता है। ओके, कैन वी सी दिस इमेज? चलो कोई बात नहीं, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए आज का क्लास फाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इसके साथ अपना फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंप्लीट होता है, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। चलिए बाय बाय।